आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एस्टर हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस सबसे पहले ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे जिनमें एक एसिड है, एक अल्कोहल है और उन दोनों का रिएक्शन कराने से हमारा बना एस्टर और वाटर अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन है, मतलब कि एस्टर का अगर हम वाटर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब कि एस्टर में अगर वाटर डालेंगे तो हमारा एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे वही लिखा है द कन्वर्जन ऑफ एस्टर, मतलब ईस्टर का कन्वर्जन इनटू इट्स एसिड, मतलब कि ईस्टर का कन्वर्जन उसी के एसिड और उसी के अल्कोहल मोइटिस, मोइटिस मतलब उसी के मॉलिक्यूल, ठीक है। एस्टर का कन्वर्जन होता है तो उसका एसिड बनता है और उसका अल्कोहल मोइटिस बनता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एस्टर का कन्वर्जन करते हैं तो उसका एसिड और उसका अल्कोहल बनता है, उसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस। और द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर, मतलब कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है बाय एन एसिड और एन अल्कोहल इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, मतलब कि एस्टर का जब फॉर्मेशन होता है अल्कोहल और एसिड के द्वारा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब कि ये इस साइड वाला रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो है हमारा एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज एस्टर हाइड्रोलिसिस। द एस्टरिफिकेशन में बी कैटलाइज्ड बाई एन एसिड, ठीक है। जो हमारा एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है सिर्फ वो एसिड के ही द्वारा हो सकता है, जबकि हमारा जो एस्टर हाइड्रोलिसिस है वो एसिड के साथ भी हो सकता है और बेस के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे वही लिखा है द एस्टर हाइड्रोलिसिस कैन बी कैटलाइज्ड बाई एन एसिड और एन बेस, ठीक है। तो यही दोनों का मैकेनिज्म है। तो एस्टरिफिकेशन और एस्टर हाइड्रोलिसिस के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। देयर आर 8 पॉसिबल मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब 8 पॉसिबल मैकेनिज्म हैं जिससे एस्टरिफिकेशन भी हो सकता है और एस्टर हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। इनगोल्ड नाम के हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नोटेशन दिया मैकेनिज्म के लिए, जिनमें ए डिनोट करता है एसिडिक मीडियम को, बी डिनोट करता है बेसिक मीडियम को, AC डिनोट करता है एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन को और AL डिनोट करता है एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा बॉन्ड फिजन होता है, बॉन्ड अगर टूटता है यहाँ से, तो ये हो जाता है हमारा एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन, ठीक है। और अगर हमारा बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो ये हो जाता है हमारा एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन, ठीक है। मतलब कि अगर ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन होगा AC, और AL के लिए होगा हमारा ये वाला बॉन्ड फिजन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 1 और 2 हमारा डिनोट करता है यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर रिएक्शन को। अब देख लेते हैं कि 8 कौन से हमारे पास मैकेनिज्म हैं। A मतलब एसिडिक मीडियम, AC मतलब एसाइल ऑक्सीजन का बॉन्ड फिजन, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, 2 मतलब बायोमोलिकुलर, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में एसाइल ऑक्सीजन का बॉन्ड फिजन यूनिमोलिकुलर भी हो सकता है, बायोमोलिकुलर भी हो सकता है। एसिडिक मीडियम में अल्काइल ऑक्सीजन का बॉन्ड फिजन यूनिमोलिकुलर भी हो सकता है, बायोमोलिकुलर भी हो सकता है। उसी तरह बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 8 टोटल मैकेनिज्म हैं। तो हम टेंशन मतलब 8 नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिनमें से BAC2 मतलब बेसिक मीडियम में एसाइल ऑक्सीजन का बॉन्ड फिजन बायोमोलिकुलर में नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, और बेस कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर रहता है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है और उसको आगे प्रोसेस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर आगे रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमारा बेसिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन नहीं होता, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एस्टरिफिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है एस्टर हाइड्रोलिसिस के, जो हमारा AAC2 और BAC2, उसी को हम देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे AAC2 मैकेनिज्म की, जिसमें है जो है हमारा एसिड एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमने एस्टर लिया, ठीक है, ये हमने एस्टर ले लिया। जैसे ही हमने एस्टर लिया उसमें एसिड डाला, ये एसिड के पास है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज इधर जाता है और कार्बन पे रहता है प्लस चार्ज। जैसे ही हम वाटर डालते हैं ये वाटर इधर आ जाता है, ठीक है, और OH2 के पास लोन पेयर रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जिनमें से OH एक इधर रहता है और इस O के पास एक H चला जाता है, ठीक है। और जैसे ये जाता है तो हमारा क्या है, ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन है, तो मतलब कि ये वाला बॉन्ड फिजन होगा हमारा, और R-OH अलग से निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा RCOOH, मतलब एसिड बन जाएगा, ठीक है। यही था हमारा एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म
और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। और ये एक रिवर्सिबल मैकेनिज्म है और इसमें एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक कैटलाइज्ड बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म की। इसमें अब हमने ले लिया है एस्टर और बेस की जगह हमने डाला है OH-। तब होता ये है कि ये हमारा जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये OH- इधर जाता है अटैक करने, ठीक है, और जैसे ये यहाँ पे जाता है तो जो नेगेटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन के पास ये वापस आ जाता है और यहाँ पे हमारा हो जाता है एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो ये एसाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फिजन हो जाता है और OR अलग हो जाता है और ये बॉन्ड चल जाता है ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन के पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये जैसे ही नीचे आता है ये टूटता है बॉन्ड, यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये हमारा बन जाता है क्या, एसिड। और ये देखो RO- है, ठीक है। इसमें हम जब एक बार और एसिड डालते हैं तो ये हमारा बन जाता है एल्कोहल और ये हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। इसीलिए एस्टरिफिकेशन जो है हमारा वो बेसिक मीडियम में नहीं होता क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और ये स्टेबल हो गया तो अब ये आगे क्यों ही रिएक्शन करेगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।